अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सैलरी स्लिप के बारे में जानेंगे कि ये कितनी एक अहमियत की हामिल होती है और किन किन अहम फिगर्स या मैयज़ पर मुश्तमिल होती है। जीमेल के ज़रिए मिलने वाली इस स्लिप को हमने एनालाइज करना या पढ़ना किस तरह से है ताकि हम बाखबर रहें और इसमें मौजूद किसी भी गलती की सूरत में बरवक्त इसकी दुरुस्तगी करवाकर अपना रिकॉर्ड अप टू डेट रख सकें। चूँकि एक एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान उसे सर्विस के मुख्तलिफ मराहिल दरपेश आते हैं। मिसाल के तौर पर प्रमोशंस होती हैं तो ट्रांसफ़र्स भी होते हैं, तनख्वाह कम या ज़्यादा भी होती है, कहीं पर रेगुलर होने की सूरत में रिकवरी होती है तो तरक्की होने पर बकायाजात या एरियर्स भी मिलते हैं। तो इन तमाम कामों या तब्दीलियों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक एम्प्लॉय के पास मौजूद होनी चाहिए वो उसकी सैलरी स्लिप है। और उससे भी बढ़कर कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि इस स्लिप पर मौजूद किन किन फिगर्स का क्या क्या मतलब है और ये फिगर्स हमारी सर्विस से मुतल्लिक दुरुस्त भी हैं या नहीं, और अगर नहीं तो फिर इन्हें कैसे ठीक कराया जा सकता है। गवर्नमेंट ने अपने एक विजन पेपरलेस वर्किंग्स के तहत 2014 में ऑनलाइन स्लिप की सहूलत मुतारिफ कराई, जिसके ज़रिए एम्प्लॉइज़ पिफरा की साइट पर चंद बेसिक इंफॉर्मेशन फ्राहम करके हर माह तनख्वाह की स्लिप बज़रिया जीमेल आईडी हासिल कर सकते हैं। आप चाहे अपनी ये स्लिप देखें या ना देखें, आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है और फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर आप गुज़श्ता किसी भी माह की स्लिप निकाल कर उसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक सैलरी स्लिप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से अप्लाई करके हर माह अपनी तनख्वाह की स्लिप हासिल कर सकते हैं। आइए अब फिजिकली इसे एनालाइज करते हैं। डियर व्यूअर्स, जीमेल के ज़रिए हासिल होने वाली स्लिप को बुनियादी तौर पर 10 सेक्शंस में तकसीम किया जाता है। वन बाय वन हम इन सेक्शंस को देखेंगे। सबसे टॉप लाइन पर आप किस गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल यानी कि पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में किस गवर्नमेंट के अंडर हैं, ये मालूमात यहाँ दर्ज होती है। इससे नीचे आप सूबे के जिस डिस्ट्रिक्ट से तनख्वाह लेते हैं इस मुतलका अकाउंट्स ऑफिस का नाम लिखा होता है। अगर आप कोई अननोन स्लिप भी देखें तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये स्लिप किस डिस्ट्रिक्ट और किस डिपार्टमेंट की है। इससे निचले सेक्शन में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दर्ज होती है। सबसे ऊपर मेल एम्प्लॉय का नाम और वल्दियत दर्ज होती है, जबकि मैरिड फीमेल एम्प्लॉयज़ होने की सूरत में इनके शोहर और अनमैरिड की सूरत में इनके वालिद का नाम दर्ज होता है। जिन फीमेल एम्प्लॉयज़ की शादी मुलाजमत के बाद होती है वो इसे तब्दील करवाकर अपने शोहर का नाम यहाँ दर्ज करवा सकती हैं। इससे निचली रो में एम्प्लॉय पर्सनल नंबर दर्ज होता है। जब भी कोई मुलाजिम किसी इदारे को ज्वाइन करता है तो इसे तनख्वाह और दीगर सर्विस के मामलात के लिए एक यूनिक 8 डिजिट का कोड उसे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस या AG ऑफिस से अलाट किया जाता है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि ये कोड आपकी सर्विस के शुरुआत में एक मरतबा ही अलाट होता है, जो कि फिर रिटायरमेंट तक सेम रहता है। चाहे आप एक डिपार्टमेंट की सर्विसेज को छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लें, या आपका ट्रांसफ़र एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, या तीसरी सूरत में आप रिटायरमेंट पर चले जाएं, इन तमाम सूरतों में आपका ये नंबर सेम रहेगा, तब्दील नहीं होगा। इसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और NTN नंबर या टैक्स नंबर दर्ज होता है। जो मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों में से टैक्स अदा करते हैं उन्हें महकमा FBR से शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर यह नंबर अलाट किया जाता है। आपको अगर ये नंबर तो अलाट है मगर यहाँ स्लिप पर शो नहीं हो रहा तो आप अपने मुतलका अकाउंट्स ऑफिस से चेंज फार्म के ज़रिए इसे यहाँ मेंशन करवा सकते हैं, जो कि इस बात का सबूत होता है कि आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं। इससे नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपने कब करंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया वो डेट, और आपकी सर्विस सालों, महीनों और दिनों में कितनी हो चुकी है, ये मालूमात यहाँ पर दर्ज होती है। इस सेक्शन में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी सर्विस से मैच नहीं करती तो आप इसे मुतलका अकाउंट्स ऑफिस से दुरुस्त करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में इसका तरीकाकार भी बताया जाएगा। इससे निचले सेक्शन में आपके डिपार्टमेंट और सर्विस से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन होती है। एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी से मुराद कि आपकी सर्विस किस नौइयत की है। मिसाल के तौर पर जो मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट, और जो मुस्तकिल होते हैं या जिनकी सर्विस पेंशनेबल होती है उनके लिए परमानेंट एक्टिव का लफ्ज़ यहाँ पे मेंशन होता है।
इससे नीचे जिस पोस्ट के अगेंस्ट आप एक महकमे में भर्ती किए जाते हैं, यहाँ पर वो पोस्ट या डेजिग्नेशन दर्ज होता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6000 से ज़ायद डेजिग्नेशन पर मुलाजमीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं। इससे नीचे आपके इदारे का कोड और नाम दर्ज होता है। डियर व्यूअर्स, जिस तरह से एक एम्प्लॉई को पर्सनल नंबर अलाट होता है, इसी तरह एजी ऑफिस हर डिपार्टमेंट को एक टीडीओ कोड या ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर कोड अलाट करता है, जो कि आपके इदारे के नाम और एड्रेस को शो करता है। इससे निचले सेक्शन में पेरोल सेक्शन की मालूमात दर्ज होती है कि आपको मुतलका अकाउंट्स ऑफिस में अपने सर्विस मैटर्स के लिए किस सेक्शन में जाना है या आपको काम पड़ने पर किस सेक्शन से हेल्प मिलेगी। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन अपने खिदमात सरंजाम दे रहे होते हैं और इन मुलाजमीन के सर्विस मैटर्स इस डिस्ट्रिक्ट के एक ही दफ्तर यानी कि एजी ऑफिस के ज़रिए हल होने होते हैं। इसीलिए इस दफ्तर को मुख्तलिफ सेक्शंस में तकसीम किया जाता है। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्शन के मुलाजमीन सेक्शन 1, एजुकेशन सेक्शन 2, हेल्थ सेक्शन 3, पुलिस सेक्शन 4 और महकमा जुडिशरी के मुलाजमीन सेक्शन 5 से अपने मसाइल हल करा सकते हैं। इसी तरह जीपी फंड से मुतल्लिका कोई मालूमात लेनी है या निकलवाना है तो अकाउंट्स ऑफिस में 8-10 सेक्शंस में से किस सेक्शन से रब्ता करना है, यहाँ आपका मुतल्लिका जीपी फंड सेक्शन दर्ज होता है। सेम टू सेम कैश सेंटर सिर्फ महकमा तालीम के मुलाजमीन की सहूलत के लिए तरतीब दिए जाते हैं। इससे नीचे आपका जीपी फंड अकाउंट नंबर दर्ज होता है। ऑनलाइन तनख्वाहों के निज़ाम से पहले इस मकसद के लिए अलहदा से जीपी फंड अकाउंट नंबर अलाट किया जाता था, जिसमें मुलाजमीन का रिकॉर्ड बड़े बड़े रजिस्टरों पर दर्ज किया जाता था। मगर अब मुलाजमीन का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड और फिर ऑनलाइन होने के बाद ये जीपी फंड नंबर अलहदा से अलाट नहीं किए जाते। अब आपका पर्सनल नंबर ही जीपी फंड नंबर कंसीडर होता है और जीपी फंड लोन लेने या रिटायरमेंट पर अपना टोटल जीपी फंड निकलवाने के लिए यही नंबर ही इस्तेमाल होता है। इससे आगे जीपी फंड पर इंटरेस्ट या मुनाफे की मालूमात दर्ज होती हैं, जो कि दो तरह की हो सकती हैं, इंटरेस्ट अप्लाइड और नॉन अप्लाइड। आपकी तनख्वाह से होने वाली कटौती पर गवर्नमेंट सालाना इंटरेस्ट या मुनाफा भी देती है, जो हर साल अगस्त में अनाउंस होता है, जिससे वक्त के साथ साथ आपकी ये रकम बढ़ती रहती है। पहली सूरत में यहाँ पर इंटरेस्ट अप्लाइड अगर यस आ रहा हो तो मुराद आपको जीपी फंड पर सालाना मुनाफा लग रहा है। दूसरी सूरत में यहाँ इंटरेस्ट अप्लाइड नो हो सकता है, जिससे मुराद ये कि इंटरेस्ट या मुनाफा अप्लाई नहीं हो रहा और आपकी तनख्वाह से जो माहाना कटौती होती है सिर्फ उसे ही जमा करने के बाद आगे आपका जीपी फंड बैलेंस शो हो रहा है। जो मुलाजमीन ये मुनाफा नहीं लेते, इनके मुताबिक जीपी फंड पर इंटरेस्ट सूद के ज़ुमरे में आता है, जिस वजह से वो अपने इस इंटरेस्ट अप्लाइड स्टेटस से अपना स्टेटस इंटरेस्ट फ्री करवा लेते हैं। आप जीपी फंड पर मुनाफा लें या ना लें, ये आपके लिए ऑप्शनल है। इससे नीचे वेंडर नंबर आ रहा है। ये भी 8 डिजिट का कोड होता है, जो सिर्फ गस्टेड मुलाजमीन को ही अलाट होता है। बहुत से लोग पर्सनल नंबर को ही वेंडर नंबर समझते हैं, जबकि ये एक अलग ही कोड होता है। अब ये वेंडर नंबर क्या चीज़ है? गवर्नमेंट मुलाजमीन को इनकी तनख्वाहों के अलावा बहुत से दूसरे ज़राए से पेमेंट्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर सालाना एजाज़िया या ऑनरेरियम, सफरी अखराजात के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस, सरकारी इलाज की सूरत में मेडिकल क्लेम और बकिया तनख्वाहों के एरियर्स वगैरह। अब इनमें से ज़्यादातर अदायगियाँ तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट्स के ज़रिए हो जाती हैं, जबकि गस्टेड स्टाफ की चंद एक पेमेंट्स जैसा कि मेडिकल क्लेम और ट्रैवलिंग अलाउंस की पेमेंट्स बजरिया चेक्स इसी वेंडर नंबर के तहत होती हैं। इन चेक्स को आप बाद में अपने बैंक अकाउंट्स में जमा करवाकर वो क्लेम हासिल कर सकते हैं। इससे निचला सेक्शन बहुत ही अहम है, क्योंकि इस सेक्शन का ताल्लुक डायरेक्ट आपको मिलने वाले अलाउंसेस और कटौतियों से है। पे स्केल से मुराद कि आपको बुनियादी तनख्वाह या बेसिक पे किस साल के स्केल चार्ट के मुताबिक मिल रही है। जब जब मुलाजमीन के स्केल रिवाइज होते हैं तो हमारी बेसिक पे बढ़ जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मौजूदा स्लिप में यहाँ पर BPS फॉर 2017 लिखा हुआ आ रहा है, जिसका मतलब है कि आखिरी बार 2017 में स्केल रिवाइज हुए थे, जिस स्केल चार्ट के मुताबिक अब इस एम्प्लॉय को बेसिक पे मिल रही है। अब गवर्नमेंट जब कभी भी स्केल रिवाइज करेगी तो इस जगह पर उसी साल का इंदराज हो जाएगा। पे स्केल टाइप से मुराद कि आपको किस ग्रुप के स्केल के मुताबिक बेसिक पे मिल रही है। मिसाल के तौर पर
स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप, सिविल एम्प्लॉय या फिर पेंशनर के स्केल्स में से किस टाइप में आप फॉल करते हैं। इससे आगे आपका मौजूदा स्केल कि आप किस स्केल पर बुनियादी तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। जब कभी आपकी प्रमोशन हो या किसी और वजह से स्केल बढ़ जाए तो अपनी स्लिप पर इस सेक्शन से पता चलेगा कि आपका स्केल बढ़ा या नहीं। इससे आगे पे स्टेज की मालूमात आ रही हैं। हर साल दिसंबर में आपकी बुनियादी तनख्वाह पर इंक्रीमेंट लगने के बाद आप अगली स्टेज पर पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ इस स्लिप पर 12 आ रहा है। इससे मुराद कि ये मुलाजिम 2017 के स्केल चार्ट के मुताबिक अपने स्केल यानी कि 14 की 12वीं स्टेज पर मौजूद है। इससे नीचे वेज टाइप में आपको मिलने वाले अलाउंसेस मेंशन होते हैं। गवर्नमेंट की नौयत मतलब कि फेडरल, प्रोविंशियल या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और मुख्तलिफ महकमों के एतबार से ये अलाउंसेस कम या ज़्यादा हो सकते हैं, मगर एक मुलाजिम को बुनियादी तौर पर इसकी बेसिक पे के अलावा 4 तरह के अलाउंसेस गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, जिनमें गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी रिहाइश ना होने की सूरत में हाउस रेंट अलाउंस, सरकारी गाड़ी ना होने की सूरत में कन्वेंस अलाउंस, इलाज मुआवजा के लिए मेडिकल अलाउंस और एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जो कि हर साल बजट के साथ गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, शामिल होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय को 2016 से 2019 तक 4 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस मिल रहे हैं। इससे निचला सेक्शन आपकी तनख्वाहों से होने वाली कटौतियों या डिडक्शंस का है। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी तनख्वाह से कटौतियाँ हर सूरत होनी चाहिए। ये कटौतियाँ भी ऊपर बताए गए अलाउंसेस की तरह मुख्तलिफ महकमों के लिए मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर बुनियादी तौर पर 3 तरह की होती हैं, जिनमें पहले नंबर पर जीपी फंड की कटौती है जो कि आपकी अपनी ही रकम होती है, जो बिल वक्त ज़रूरत आप अपने मुतलका अकाउंट्स ऑफिस से निकलवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर बेनोवलेंट फंड और तीसरे नंबर पर ग्रुप इंश्योरेंस की कटौतियाँ होती हैं, जिनके बारे में इन डिटेल इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में बताई जाएगी। इससे नीचे लोन्स एंड एडवांसेस का सेक्शन है। अगर आपने गवर्नमेंट से जीपी फंड लोन, मोटरसाइकिल एडवांस लोन, एचबीए लोन या दीगर लोन्स लिए हुए हैं तो इनका जिक्र इस सेक्शन में मौजूद होता है। लोन में इस लिए जाने वाले लोन का कोड, डिस्क्रिप्शन में इस लोन की किस्म, प्रिंसिपल अमाउंट में ये कि आपने कितनी अमाउंट का टोटल लोन लिया, डिडक्शंस में हर माह तनख्वाह से होने वाली कटौती और बैलेंस से मुराद कि बकाया इस लोन की कितनी अमाउंट्स आपने अभी गवर्नमेंट को मज़ीद वापस करनी है, ये चीज़ें दर्ज होती हैं। इससे निचले सेक्शन में आपकी तनख्वाह से कटने वाले टैक्स की डिटेल है कि आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितना टैक्स अदा करना है और जिस महीने की ये पे स्लिप है इस महीने तक कितना टैक्स अदा कर चुके हैं। कुछ डेजिग्नेशंस, मिसाल के तौर पर महकमा तालीम में कुछ डेजिग्नेशंस पर गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी गई है। इस जगह पर दी गई छूट या रिबेट की रकम मेंशन की जाती है। अगर आपकी तनख्वाह से भी टैक्स कट रहा है और आपके डेजिग्नेशन पर गवर्नमेंट टैक्स पर छूट दे रही है तो इस सेक्शन में वो अमाउंट दर्ज होगी। इससे आगे रिकवरेबल में ये मालूमात दर्ज है कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में कितनी अमाउंट मजीद टैक्स की मद में कटेगी। इससे नीचे आपकी ग्रास पे दर्ज है। व्यूवर्स, ग्रास पे से मुराद के कटौतियों या डिडक्शन से पहले पे एंड अलाउंसेस को जमा करके आपकी कुल तनख्वाह कितनी बनती है। डिडक्शंस में वो तमाम कटौतियों जिनमें जीपी फंड, बीएफ, ग्रुप इंश्योरेंस और किसी भी लोन होने की सूरत में वो लोन और इनकम टैक्स की कटौती की सूरत में वो कटौती वगैरह, इन तमाम डिडक्शंस का टोटल यहाँ दर्ज होता है। और फाइनली नेट पेमेंट ही वो रकम है जो ऊपर बताई गई तमाम कटौतियाँ करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर आप तक पहुँचती है। इससे निचले सेक्शन में आपके बैंक अकाउंट की डिटेल दर्ज है। अकाउंट टाइटल में आपका नाम, अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल में आपके बैंक का मुकम्मल नाम और एड्रेस दर्ज होते हैं। इससे निचले सेक्शन में आपके छुट्टियों की मुकम्मल तफसील दर्ज होती है कि इस साल आपने कितनी छुट्टियां अवेल कर ली हैं और एजी ऑफिस या अकाउंट्स ऑफिस में आपकी कितनी छुट्टियां बैलेंस में पड़ी हैं जो कि आप बवक्त ज़रूरत हासिल कर सकते हैं। सबसे आखिरी सेक्शन में आपकी मुस्तकिल और आर्जी रिहाइश से मुतल्लिक मालूमात दर्ज है। आप किस शहर के रिहायशी हैं और आपका डोमिसाइल किस प्रोविंस का है। हाउसिंग स्टेटस में आपका स्टेटस नॉन ऑफिशियल से मुराद कि आपने सरकारी क्वार्टर की सहूलत अवेल नहीं की हुई, और अगर आपने सरकारी रिहाइशगाह की सहूलत ली हुई है तो यहाँ पर अकोमोडेशन लिखा आ रहा होगा।
سب سے آخر میں وہ ای میل آئی ڈی درج ہے جس پر آپ کو یہ سیلری سلپ موصول ہو رہی ہے۔ ڈیئر ویورز، اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا مقصد آپ کو ان تمام فگر سے متعارف کروانا تھا تاکہ نہ صرف آپ خود سے اپنی سلپ کو انالائز کر سکیں بلکہ اپنے اس ڈیٹا میں غلطی یا الاؤنسز اور کٹوتیوں میں کسی کمی بیشی کی صورت میں بر وقت اسے اے جی آفس سے درست کروا سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید معلومات کے لیے ہمارے پیج کے ساتھ جڑے رہیے۔